तो आज के सेशन में हम लोग जो पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है झारखंड का भौगोलिक परिचय। तो झारखंड का भौगोलिक परिचय का कंप्लीट जितने सारे प्रश्न बन सकते उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने इस सेशन के माध्यम से करने का प्रयास किया है। प्रश्नों को करने से पहले मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि यदि आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सबों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। सो चलिए अब हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो इसी प्रकार आप लोगों का टॉपिक वाइज, जैसे भूगोल में हम लोगों ने 11 टॉपिक देखे तो 11 वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार झारखंड का संपूर्ण इतिहास, झारखंड का संपूर्ण अर्थव्यवस्था, संपूर्ण भूगोल, राज्य व्यवस्था, इस प्रकार हम लोग सेशन लेने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। झारखंड राज्य की स्थिति की बात करते हैं तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल एकीकृत बिहार का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड का जो बिहार के 46% भूभाग को काट करके किया गया है। कितना प्रतिशत? 46% भूभाग को काट करके झारखंड राज्य का गठन किया गया है। अगला प्रश्न इधर आप देखिए, दोनों तरफ के प्रश्नों को हम लोग साथ में लेते हुए चलेंगे। क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड देश का खाली स्थान राज्य है जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद। तो क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड देश का में इसका अवस्थिति की बात करते हैं, कौन सा स्थान पे आता है? 15वां स्थान पे। झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? जनसंख्या की बात करते हैं तो 2.72%। इसी प्रकार हम लोग प्रश्न और डायरेक्ट आंसर और प्रश्न के बीच में आप लोग का 5 से 10 सेकेंड का समय देंगे। सो उस समय आप लोग अपना आंसर ज़रूर सोचिएगा। सारा ऑप्शन पढ़ने से काफ़ी समय हम लोग का यहाँ पे लगेगा। अगला प्रश्न है, देखिए, राज्यों के निर्माण क्रम में झारखंड राज्य का स्थान कौन सा है? निर्माण क्रम में झारखंड राज्य का स्थान की बात करते हैं तो 28वां स्थान पे आता है। इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है छोटा नागपुर क्षेत्र। अगला प्रश्न है, देखिए, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है। उत्तर से दक्षिण कहने का तात्पर्य है ये उत्तर से दक्षिण। तो इसकी विस्तार की बात करते हैं 380 किलोमीटर इसका विस्तार है। 11 नंबर का प्रश्न देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का स्थान कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टिकोण से 14 नंबर पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 15 नंबर पे। झारखंड राज्य की सीमाओं देश के कितने राज्यों के साथ संलग्न है? झारखंड भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? 5 राज्यों के साथ सीमा को साझा करती है। अगला प्रश्न है, देखिए, 6 नंबर का प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर। 7 नंबर का प्रश्न, झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है। तो झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं, कुल क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। 13 नंबर का प्रश्न, झारखंड राज्य के उत्तर में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? उत्तर दिशा में। तो आप झारखंड का मानचित्र याद रखे होंगे, उत्तर में, पूरब में, दक्षिण में कौन कौन से राज्य अवस्थित हैं। साथ ही 24 जिलों का अवस्थिति भी याद कर लेना है आप लोगों का। तो उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर दिशा में बिहार के साथ सीमा साझा करता है। झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? दक्षिण के तरफ किस राज्य के साथ सीमा को साझा करता है? उड़ीसा राज्य के साथ में। अगला प्रश्न है, देखिए, 8 नंबर का, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? क्षेत्रफल का प्रतिशत बात करते हैं तो 2.42% और जनसंख्या की बात करते हैं तो 2.72
प्रतिशत। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में स्थान 15 नंबर पे और जनसंख्या की दृष्टि से 14 नंबर पे। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य के पूर्व में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? किस दिशा में? पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के साथ यह सीमा को साझा करता है। किस राज्य के साथ? पश्चिम बंगाल के साथ। 16 नंबर का क्वेश्चन, झारखंड राज्य के पश्चिम में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? पश्चिम के दिशा में बोला गया है। तो पश्चिम में देखिए, एक तो आप लोगों का छत्तीसगढ़ के साथ और एक उत्तर प्रदेश। सो ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा झारखंड राज्य के कितने जिलों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा, कर्क रेखा की बात करते हैं, 5 जिलों के साथ यह गुजरती है। 5 जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आप साथ में देख लेते हैं। झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों को कहा जाता है। पठारी क्षेत्रों वालों स्थान में सबसे जो ऊंचा स्थान है उसको क्या चीज कहा जाता है? तो उसको पाट कहा जाता है। 24 नंबर का क्वेश्चन, झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इन जिलों पर विचार करें। लातेहार जिला, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़, ये 5 जिलों का नाम दिया गया है। तो इससे संबंधित विचार करना है कि आखिरकार ये किसके एवज पर ये बात किया जा रहा है। तो ये 5 वही जिले हैं जिनसे होकर के झारखंड में कर्क रेखा गुजरती है। लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़। लातेहार का बात करते हैं नेतरहाट क्षेत्र, लोहरदगा का बात करते हैं किसको क्षेत्र? गुमला का गुमला, रांची का एक है कांके और एक और मांझी क्षेत्र, और रामगढ़ जिला का गोला क्षेत्र से होकर के गुजरता है। 25 नंबर का क्वेश्चन, झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार है। तो झारखंड में किस प्रकार की जलवायु है? झारखंड में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला प्रश्न है 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, झारखंड के इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है? किसको? लोहरदगा क्षेत्र, और मांझी, रांची क्षेत्र, नेतरहाट, लातेहार क्षेत्र। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है? झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति की बात करते हैं तो चतुर्भुजाकार की आकृति है। 26 नंबर का क्वेश्चन, वन रिपोर्ट 2019, ऐसे ये तो करंट अफेयर्स आप लोग का लेटेस्ट का वन रिपोर्ट पूछा जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। 2019 का वन रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में कुल कितने क्षेत्र पर वन विस्तार था? तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से बात करते हैं 29.62%। वहीं 2021 में इसका डाटा था 29.76%। प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी किया जाता है, और अभी हम लोग का लेटेस्ट याद रखना है वन रिपोर्ट 2023 का। तो 2023 में कितना है? 29.81%। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का पूर्व से पश्चिम की दिशा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, झारखंड राज्य की इनमें से किस चट्टान का विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है? 22 नंबर का क्वेश्चन, तो सिंहभूम स्थित चट्टान, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य की इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो वह झारखंड का ही परियोजना है, और उस परियोजना का नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है देखिए, निम्न में से किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है?
इनमें से किस राज्य का जो सीमा है वो झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है? उत्तर प्रदेश के साथ है गढ़वा जिला, छत्तीसगढ़ के साथ भी है पश्चिम के दिशा में, पश्चिम बंगाल पूर्व की दिशा में साझा है, बट आंध्र प्रदेश के साथ यह सीमा साझा नहीं करता है। निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है? किस राज्य के साथ सर्वाधिक जिला सीमा बनाता है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल के साथ 10 जिला, बिहार के साथ 10 जिला, उड़ीसा के साथ 4 जिला। तो 10-10 बराबर मीन्स पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड राज्य के कितने कितने जिले की सीमाएं लगती है? तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कितने, 10-10 जिले। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य के साथ संलग्न नहीं है? तो झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो कि किसी भी अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, और वो जिले कौन से हैं? एक खूंटी और एक लोहरदगा। ये किसी भी अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करती। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्नित है? उत्तर प्रदेश के साथ। तो उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड का एकमात्र जिला, और वो जिला है गढ़वा जिला। झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है पश्चिमी सिंहभूम जिला। यहाँ का क्षेत्रफल कितना है? 7224 किलोमीटर स्क्वायर। झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है गुमला जिला। पहला नंबर पे पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा नंबर पे गुमला और तीसरा नंबर पे रांची जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। तो सबसे न्यूनतम सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला किसका है? रामगढ़ का। कितना है? तो 1341 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ज़्यादा है लोहरदगा जिला का। उसके बाद इस लोहरदगा से हल्का सा ज़्यादा है पाकुड़ का। मीन्स सबसे कम बोला जाए तो सबसे कम रामगढ़। यदि रामगढ़ ऑप्शन में नहीं रहेगा तो लोहरदगा को टिक आउट करेंगे। यदि रामगढ़ और लोहरदगा दोनों नहीं रहेगा तब जा कर के फिर हम लोग पाकुड़ जिला को टिक आउट करेंगे। इसका चैप्टर नंबर 2 है झारखंड की भौगोलिक संरचना। इनके प्रश्नों को देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है देखिए, इनमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है? तो झारखंड राज्य में जो सर्वाधिक विस्तार है वो आर्कियन कालीन चट्टान का है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है? तो लगभग 90% भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। 7वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है? लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। वो चट्टान है धारवाड़ कर्म की चट्टानें। अगला प्रश्न है देखिए 8 नंबर का प्रश्न, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में धारवाड़ कर्म की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? तो धारवाड़ कर्म के चट्टानों का विस्तार ये पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां मीन्स जो कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। इन तीनों जिला के अंतर्गत धारवाड़ कर्म की चट्टानें का विस्तार हम लोग को देखने को मिलता है। 3rd नंबर का क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इनमें से किस क्रम की चट्टानें से है? तो इनका संबंध देखिए आर्कियन कर्म की चट्टानों से संबंध है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन कर्म की चट्टानें पाई जाती है? विंध्यन कर्म की चट्टानें किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जो गढ़वा पलामू वाला जो इलाका है उस क्षेत्र में आप लोगों का विंध्यन कर्म की चट्टानें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर
आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। तो 85%। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार है। तो झारखंड राज्य के अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूर्व पश्चिम में है। 10वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्यन कर्म की चट्टानें पाई जाती है। जिला तो गढ़वा जिला। अब गढ़वा जिला का अवस्थिति मानचित्र में याद होगा तो आप भली भांति इस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। तो उत्तर पश्चिम दिशा में विंध्यन कर्म की चट्टानें का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 11वें नंबर का क्वेश्चन, विंध्यन कर्म की चट्टानों की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो कौन कौन सी विशेषता है वो चलिए देखते हैं। ये चट्टानें बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त होती है, बिल्कुल सही बात है। ये परतदार चट्टानें हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है, तो ये यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन, झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ कर्म की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो धारवाड़ कर्म के चट्टानों का जो सर्वाधिक विकास है वो किस क्षेत्र में हुआ है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, जो कि कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना कर्म की चट्टानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। गोंडवाना कर्म की चट्टाने के विषय में बतलाना है। तो कौन सा कथन सत्य है उसके विषय में देखिए, इनका निर्माण दामोदर नदी के तलछट से हुआ है, बिल्कुल सही बात है। गोंडवाना कर्म की चट्टानें दामोदर नदी के तलछट से ही हुआ है। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है, बिल्कुल सही बात है। इन चट्टानों का विस्तार मूल रूप से गिरिडीह व राजमहल क्षेत्र में है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, झारखंड में राजमहल ट्रेप की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो राजमहल क्षेत्र में जो राजमहल ट्रेप के चट्टान हैं इनका निर्माण की बात करते हैं, किस रूप में हुआ है। लावा के निक्षेप से। किस रूप में, लावा के निक्षेप से। अगला प्रश्न है देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, झारखंड के राजमहल ट्रेप में निम्न में से किस प्रकार के चट्टान प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना कर्म की चट्टानें प्रसिद्ध है। गोंडवाना कर्म की चट्टानें किस लिए प्रसिद्ध है। कोयला की उपलब्धता हेतु ये प्रचलित है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, झारखंड में विकसित राजमहल ट्रेप का विस्तार है मूलतः किस क्षेत्र में है इसका विस्तार। तो क्षेत्र की बात करते हैं उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में इसका विस्तार है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। सो हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव झारखंड क्षेत्र में पड़ा। तो कथन देखिए, पहला कथन है हिमालय के प्रथम उत्थान के कारण झारखंड में पाट क्षेत्र का भी उत्थान हुआ है, बिल्कुल सही बात है। हिमालय पर्वत के उत्थान के कारण ही झारखंड में विभिन्न नदियों का उद्भव संभव हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त दोनों कथन सत्य हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। तो जलोढ़ का जो निक्षेप है वो पाया जाता है राजमहल का पूर्वी क्षेत्र में। राजमहल मीन्स उधर गंगा नदी के तट पर सोन नदी घाटी क्षेत्र में, बिल्कुल सही बात है। ये गढ़वा पलामू वाला इलाका स्वर्ण रेखा नदी के निचली घाटी क्षेत्र में, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त सभी क्षेत्रों में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, राजमहल ट्रेप का निर्माण हुआ है। राजमहल ट्रेप का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है।
तो राजमहल ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन, झारखंड राज्य के कई मैदानी भागों में जलोढ़ निक्षेपों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है, जिसे कहा जाता है, तो इसे क्या चीज कहा जाता है? मॉनेड नॉक कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ है? तो राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ है? जुरैसिक काल में इसका निर्माण हुआ है। जो थर्ड चैप्टर है झारखंड का धरातल स्वरूप, इस चैप्टर के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। झारखंड का धरातलीय स्वरूप, पहला प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, छोटा नागपुर पठार का विस्तार है भारत के, तो छोटा नागपुर का विस्तार की बात करते हैं भारत के उत्तर पूर्वी भाग में। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पाठ का शाब्दिक अर्थ है, पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या चीज होता है? 8 नंबर का क्वेश्चन, तो पाठ का जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है वो हो जाता है समतल जमीन। पाठ का शाब्दिक अर्थ समतल जमीन। 9 नंबर का प्रश्न देखिए, झारखंड के पाठ क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? पाठ क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो वो त्रिभुजाकार की आकृति है। दूसरा नंबर देखिए, काफ़ी यहाँ पे कथन और थोड़ा सा अथी वाला प्रश्न है, तो प्रश्नों को देखते हैं। कथन, झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है, कारण झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की ढाल अधिक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों का जब जेपीएससी लेवल में जाइएगा या फिर अपर लेवल में, तो उनमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को सही व्याख्या करता है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या चीज कहा जाता है? टांड। क्या चीज कहा जाता है? टांड। 9 नंबर हम लोग प्रश्न तो देख ही चुके हैं, झारखंड के पाठ क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? तो त्रिभुजाकार की आकृति। पाठ का अर्थ होता है समतल भूमि और पाठ क्षेत्र की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार की आकृति है। पाठ क्षेत्र का जो ऊपरी भाग है उसे टांड कहते हैं और जो निचली भाग होता है उसे दोन कहा जाता है। निचली भाग को क्या चीज कहा जाता है? दोन कहा जाता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई है। छोटा नागपुर पठार की जो औसत ऊंचाई है वो है 760 मीटर। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। तो झारखंड राज्य की जो सर्वोच्च चोटी है वो है पारसनाथ पहाड़ी, जिसे हम लोग समेत शिखर के नाम से भी जानते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, झारखंड के पाठ क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई है। तो पाठ क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर। एवरेज की बात करते हैं तो अंतराल 900 से 1100 मीटर इसका अंतराल होता है। 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, समेत शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो समेत शिखर किस पहाड़ी पे अवस्थित है? पारसनाथ की पहाड़ी पर समेत शिखर अवस्थित है। समेत शिखर की ऊंचाई मीटर में पूछा गया है, तो मीटर में 1365 मीटर। समेत शिखर की ऊंचाई फीट में 4478 फीट, कहीं पे ये 4480 फीट भी देखने को मिल सकता है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाठ है? तो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाठ कौन सा है? नेतरहाट पाठ। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाठ क्षेत्र कौन सा है? तो दूसरा सबसे ऊंचा पाठ क्षेत्र है गणेशपुर पाठ। इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाठ क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा पहाड़ी पाठ क्षेत्र से संबंधित रखता है? सानू पहाड़ी और सरवू पहाड़ी, मीन्स उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, निम्न में से कौन सी नदी पाठ क्षेत्र से निकलती है? इनमें से कौन सी नदी पाठ क्षेत्र से निकलती है?
तो पाट क्षेत्र सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाट क्षेत्र का इलाका। तो ये जो आप लोग का लातेहार, लोहरदगा और गुमला, ये 3 ज़िले पाट क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं। अब नदी का अब आप लोग देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा नदी जो कि इन 3 ज़िलों क्षेत्र से उसका उद्गम होता है। नदी सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से ये उद्गम होता है। वहाँ पे मैकाल पर्वत है जो अमरकंटक की पहाड़ी, वहाँ से इसका उद्गम होता है। अजय नदी की बात करते हैं तो मुंगेर बिहार, जो जमुई ज़िला है, मुंगेर बिहार से अजय नदी का उद्गम होता है। स्वर्ण रेखा की बात करते हैं तो इसका कहाँ से होता है, रानी चुआ, इसका वहाँ से होता है। बात करते हैं शंख नदी, तो शंख नदी का जो उद्गम है वो चैनपुर प्रखंड, और ये चैनपुर प्रखंड गुमला जिला में अवस्थित है। तो पाट क्षेत्र से निकलने वाली जो नदी है वो है शंख नदी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए रांची पठार की आकृति कैसी है। रांची पठार है उसकी आकृति कैसी है, तो रांची पठार की आकृति चौकोर है। और ये दोनों प्रश्न पूछा जा चुका है कि पाट क्षेत्र का आकृति कैसा है, त्रिभुजाकार की, रांची पठार का आकृति कैसा है, चौकोर क्षेत्र। तो ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है। ब्राकर नदी घाटी के तट पर अवस्थित है पारसनाथ पहाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 18 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सो इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है। तो देखिए जोन्हा जलप्रपात राढ़ू नदी पे, हुंडरू जलप्रपात की बात करते हैं तो सोनरेखा नदी पे, दस्सम जलप्रपात की बात करते हैं कांची नदी पे। और ये तीनों जलप्रपात जो रांची का पठार, जो राढ़ू नदी बात किए, सोनरेखा नदी बात किए और ये कांची नदी, ये सारी नदियाँ रांची पठार से ही निकलती हैं। तो ये सारे जलप्रपात इस क्षेत्र के नदियों में ही बने हुए हैं। सो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात करते देखिए हुंडरू जलप्रपात की। तो हुंडरू जलप्रपात ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। पूरे भारत में इसका स्थान 34वां नंबर पे है। जोन्हा जलप्रपात की बात करते हैं तो इसे हम लोग गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। और जोन्हा जलप्रपात की बात करते हैं तो इसका ऊंचाई कितना है, पहले हम लोग दस्सम की बात करते हैं। तो दस्सम का मीटर में बात करते हैं तो 44 मीटर और जोन्हा का 43 मीटर। अगला प्रश्न 23 नंबर का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रश्न है, झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। निचला भाग का पठार बोला गया है यहाँ पे हजारीबाग का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पायरोक्सी ग्रेनाइट। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है। राजमहल पहाड़ी किस क्षेत्र में नहीं है। सो ऑप्शन देखिए दुमका, देवघर, साहेबगंज, कोडरमा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोडरमा। कोडरमा में ये विस्तृत नहीं है। राजमहल पहाड़ी की बात करते हैं तो ये आप लोग का संथाल परगना वाला क्षेत्र का इलाका है। तो दुमका, देवघर, साहेबगंज इसमें विस्तृत है। अगला प्रश्न है देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ऊपरी हजारीबाग का पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हम लोग सत्य को वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से सत्य हैं। सो पहला देखिए, इस पठार का निर्माण रांची पठार के समानांतर हुआ है, बिल्कुल सही बात है। दामोदर नदी द्वारा कटाव के कारण यह पठार भूतकाल में रांची पठार से पृथक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद तीसरा देखिए, इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है, तो ये गलत बात है। ऊपरी हजारीबाग की बात करते हैं, पठार की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो है 600 मीटर। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग है।
तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का लगभग विस्तार कितना है? 2000 वर्ग किलोमीटर। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो जो नुकीली पहाड़ी है उसको किस नाम से जाना जाता है? जो नुकीली है उसको टोंगरी के नाम से हम लोग जानते हैं, और जो गुंबद नुमा पहाड़ी है, गुंबद नुमा पहाड़ी को डोंगरी के नाम से जानते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निचला हजारीबाग पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सही बोला गया कि कौन कौन से कथन सत्य है। तो कथन की ओर चलिए बढ़ते हैं। इस पठार की अवस्थिति हजारीबाग जिले के ऊपरी भाग में है, बिल्कुल सही बात है। इस पठार को बाह्य पठार भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो निचला हजारीबाग पठार है इसे ही बाह्य पठार के नाम से जानते हैं। गिरिडीह का पठार निचला हजारीबाग पठार क्षेत्र में ही अवस्थित है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन को देखिए, गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है? तो बराकर नदी घाटी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन के विषय में बोला गया है। तो देखिए कथन इस प्रकार है, यह मैदानी पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है, बिल्कुल सही कथन है। चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा श्रेणी से घिरा है, बिल्कुल सही कथन है। चाईबासा का मैदान क्षेत्र दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी से घिरा है, बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, तसरी नुमा 12वें का मैदान झारखंड के किस क्षेत्र का हिस्सा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पाठ क्षेत्र। 1-2 प्रश्न थोड़े से हार्ड आप लोग को देखने को मिल सकते हैं, बट उससे आप लोग को चिंता जताना नहीं है, बल्कि डट कर के उन सारे प्रश्नों को, बहुत सारे प्रश्न देखिएगा ऑलरेडी आप लोग को याद होंगे, कुछ ही प्रश्न हैं जो कि थोड़े से हार्ड हैं। तो उन सारे प्रश्नों को काम कीजिएगा कि एक अलग कॉपी में आप लोग नोट डाउन करते जाइए। अगला प्रश्न है देखिए, 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सही है। और ये कथन वाले वैसे जिस आप 10th-12th लेवल के जो एग्जामिनेशन है उन सारे एग्ज़ाम में प्रश्न तो नहीं पूछे जाएंगे। ये जो कथन वाले प्रश्न है जब आप ग्रेजुएशन लेवल का, जब जेपीएससी दरोगा सीजीएल इस लेवल की तैयारी कीजिएगा तो जाके वहाँ पे ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 30 नंबर का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रश्न, निम्न कथनों में सही है, इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? तो देखिए कथन क्या है, तेमारा नामक घाटी रांची में स्थित है, बिल्कुल सही बात है, ये अपने आप में एक प्रश्न बन गया। भाग बिल्ला घाटी पश्चिमी सिंहभूम रांची के पतरातू घाटी के समान दिखाई पड़ता है, बिल्कुल ये सही बात है। भाग बिल्ला घाटी जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में अवस्थित है, वो रांची के पतरातू घाटी के समान दिखाई देता है। पतरातू घाटी जिलेबी घाटी से नाम से विख्यात है, ऐसा ही एक घाटी भाग बिल्ला घाटी जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। सी नंबर देखिए, कोल्हुआ पहाड़ी चतरा की सबसे ऊंची चोटी का नाम आकाश लोचन है, बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, और ये जेपीसी का क्वेश्चन पूछा गया है, कन्हर नदी के संदर्भ में कथन सही है। कन्हर नदी, तो पहला कथन हम लोग आइए देखते हैं। इस नदी का उद्गम खुदिया पठार जो कि जसपुर छत्तीसगढ़ है तथा मुहाना सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, तो बिल्कुल सही बात है। इस नदी पर गुरसेंधु, बलचौरा तथा सुखलदरी जलप्रपात स्थित हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। गढ़वा जिला के बनराडीह गांव में इस नदी पर कन्हर जलाशय योजना प्रस्तावित है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन है देखिए, यहाँ छत्तीसगढ़ तथा झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से एक बैराज बनाने का प्रस्ताव है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है।
तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से सही है। इनमें से कौन से कथन सही है? पहला कथन देखिए, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम नगरी रांची तथा मुहाना ब्राह्मणी नदी राउरकेला है। तो बिल्कुल सही बात है। इसकी सहायक नदी उत्तरी कोयल और दक्षिणी कारो है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे उत्तरी कारो। इसका अपवाद क्षेत्र लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ चैप्टर में हम लोग झारखंड में अफवाह प्रणाली चैप्टर को देखने वाले हैं और ये आप लोगों का मैराथन वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग 150 से प्लस प्रश्नों को हम लोग आज के इस सेशन के माध्यम से डील करने वाले हैं। देखिए, अफवाह प्रणाली के अंतर्गत हम लोग किन किन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो कि नदी, दूसरा जलप्रपात, तीसरा जलकुंड और झील, ये सारे अफवाह प्रणाली के अंतर्गत प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। सो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार राज्य के कुल भूभाग के लगभग कितना प्रतिशत भाग जलीय स्रोतों द्वारा आच्छादित है? तो कितना है? 2%। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल के रूप में उपलब्ध है? सतही जल के रूप में उपलब्ध है 86%। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणवर्ती नदी है? मीन्स दक्षिण के दिशा में बहने वाली इनमें से कौन सी नदी है? तो दक्षिणवर्ती नदी की बात करते हैं, वो नदी है दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है? मीन्स पूर्व की दिशा में बहने वाली इनमें से कौन सी नदी है? पूर्व के दिशा में बात करते हैं तो वो भी आप लोगों का दामोदर नदी है। तो इससे हम लोग को क्या देखने को मिलता है? दक्षिण पूर्व की दिशा में बहने वाली नदी दामोदर नदी है। अगला प्रश्न देखिए, 3rd नंबर का क्वेश्चन आप लोग, झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है? भूमिगत जल के रूप में कितना प्रतिशत उपलब्ध है? 14%। 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है? सदा नीरा नदी इनमें से कौन सी नदी है? वो है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। मीन्स एकमात्र झारखंड की नदी जो कि बरसाती नदी नहीं है। तो यहाँ पे शब्दावली का सारा खेल है, थोड़ा सा ये हार्ड शब्द आप लोग के लिए दिया गया है। सदा नीरा मीन्स लगातार बहने वाली नदी सोन नदी। सोन नदी का उद्गम क्षेत्र है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सोन नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से होता है? तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी, मैकाल पर्वत। सोन नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी गंगा नदी की सहायक है। और देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैप ही देख लेते हैं एक बार। गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी का जो सहायक नदी है वो है सोन नदी। और सोन नदी की 2 सहायक नदियाँ हैं, एक है उत्तरी कोयल और एक है दक्षिणी कोयल। उत्तरी कोयल की फिर से यहाँ पे 2 सहायक नदी, एक है औरंगा और एक है अमानत। और दक्षिणी कोयल के भी यहाँ पे हम लोग 3 सहायक नदियाँ प्रमुख तौर पर पढ़ते हैं, एक शंख नदी, एक उत्तरी कारो और एक दक्षिणी कारो। तो ये मैप आप लोग को कम से कम याद रखना है। गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी, सोन नदी की 2 सहायक नदियाँ प्रमुख उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल। उत्तरी कोयल की 2 प्रमुख नदियाँ जो सहायक है वो है औरंगा और अमानत।
दक्षिणी कोयल का 3 सहायक नदी याद रखना है, शंख नदी, उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो। अगला प्रश्न देखिए, सोन नदी की लंबाई लगभग में है। तो सोन नदी की लगभग लंबाई है 780 किलोमीटर। अगला 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है। मीन्स नाव चलाने उपयुक्त एकमात्र झारखंड की नदी, और वो नदी है मयूराक्षी नदी। कौन सी नदी? मयूराक्षी नदी, जिसका उद्गम होता है त्रिकुट पर्वत देवघर से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है। इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है? तो बराकर नदी, जो कि उत्तरवर्ती नदी नहीं है। 7 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी है। इनमें से कौन सी एक झारखंड की जो कि उत्तरवर्ती नदी है, वो है फल्गु नदी। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सोन नदी का अपवाह क्षेत्र है लगभग। सोन नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग में कितना है? तो 9000 वर्ग मीटर किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है। तो सोन नदी की यहाँ पे सहायक नदी के विषय में बोला गया है। तो जस्ट अभी हम लोगों ने देखा, उत्तरी कोयल और एक है दक्षिणी कोयल। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सोन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो सोन नदी को किस और नाम से भी जाना जाता है? सोनभद्र के नाम से जाना जाता है सोन नदी को। अगला प्रश्न है देखिए, 16 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी का एक उपनाम हिरण्यवाह है। हिरण्यवाह के उपनाम से किस नदी को जाना जाता है? सोन नदी को। तो सोन नदी का 2 नया नाम हम लोगों ने अभी सीखा, सोनभद्र और हिरण्यवाह। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है। किस नदी का? उत्तरी कोयल का। तो उत्तरी कोयल की बात करते हैं, इसका रांची का पठार से उद्गम होता है। इनमें से कौन सी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल की सहायक नदी की बात करते हैं, तो इसके आप लोगों को 3 नदियां हैं। अभी तो हम लोग 2 ही का जिक्र किए थे, औरंगा और अमानत, और एक नदी याद रख लेना है, बूढ़ा नदी। सो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तरी कोयल का भी 3 सहायक नदी, औरंगा, अमानत, बूढ़ा घाघ, और दक्षिणी कोयल का भी 3 सहायक। कौन कौन से? उत्तरी कारो, दक्षिणी कारो और शंख नदी। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र है। फल्गु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार से। फल्गु नदी की सहायक नदी है। फल्गु नदी की सहायक नदियां हैं निरंजना और मोहना, मीन्स उपरोक्त दोनों। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फल्गु नदी को इनमें से किस एक अन्य उपनाम से जाना जाता है। तो फल्गु नदी को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है? अंतः सलीला के उपनाम से जाना जाता है फल्गु नदी को। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उत्तरी कोयल नदी का अपवाह झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में होता है। किसका? उत्तरी कोयल का। 19 नंबर का क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए, उत्तरी कोयल है वो गढ़वा, पलामू, लातेहार, इन तीनों जिला से होकर के इसका अफवाह होता है। सो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के इनमें से किस जिले से होता है। किस नदी का? पुनपुन। तो पुनपुन नदी का जो उद्गम है वो पलामू जिला से होता है। कौन सा जिला से? पलामू जिला से। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फल्गु नदी के बारे में, फल्गु नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। फल्गु नदी की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, पहला कथन है, इस नदी के तट पर पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इस नदी का अपवाह मुख्यतः बिहार राज्य में, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त दोनों कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र है। किस नदी का? सकरी नदी का। तो सकरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तरी छोटा नागपुर पठार से। अगला प्रश्न देखिए, पुनपुन नदी का मुहाना है। पुनपुन नदी का मुहाना, तो पुनपुन नदी का जो मुहाना है वो भी
गंगा नदी है। इनमें से कौन सी नदी पुनपुन की सहायक है? पुनपुन की सहायक नदियाँ की बात करते हैं तो इसके भी दो सहायक है, एक है दारधा और एक है मोरहर। मीन्स उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुनपुन नदी को इनमें से किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? पुनपुन नदी को किस और नाम से जाना जाता है? किक्कट। पुनपुन को किक्कट के नाम से भी जाना जाता है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक नदी है? सकरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? कियूल। कौन सी नदी? कियूल, जो कि सकरी नदी की सहायक नदी है। इनमें से झारखंड की इनमें से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने हेतु जाना जाता है? तो वो कौन सी नदी है? वो सकरी नदी है। अगला प्रश्न है देखिए 24 नंबर का, इनमें से किस नदी का एक उपनाम बमागधी भी है? तो बमागधी के उपनाम से किस नदी को जाना जाता है? पुनपुन को। चानन नदी का उद्गम क्षेत्र है। चानन नदी का उद्गम क्षेत्र है चानन, छोटा नागपुर, पठार। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चानन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो चानन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पंचाने और पंचानन। तो उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र है। बूढ़ा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महुआ डांड, लातेहार से। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए, झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर का मुहाना है। दामोदर का मुहाना कहाँ है? तो ये हुगली नदी में जाकर के मिलती है। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो दामोदर नदी की कुल लंबाई की बात करते हैं, कुल लंबाई कितना है? 592 किलोमीटर और झारखंड में 290 किलोमीटर। दामोदर नदी की कुल लंबाई है लगभग मील में। अब यहाँ पे मील में प्रश्न पूछा गया है। 43 नंबर का क्वेश्चन, तो 368 मील इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य में दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? अभी जस्ट देखा, 290 किलोमीटर और ओवरऑल 592 किलोमीटर। दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र है लगभग, 45 नंबर का क्वेश्चन है, तो 12,800 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी नदी झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है? तो किस नदी का द्वारा ये निर्माण किया जाता है? बूढ़ा नदी के द्वारा। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र है। किसका? औरंगा का। तो औरंगा का कहाँ से होता है? औरंगा नदी का जो उद्गम है वो किसको? लोहरदगा से होता है। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी औरंगा नदी की सहायक नदी है? अब देखिए, औरंगा नदी की भी सहायक नदियां हैं, घाघरी नदी, गावा नदी, सुखरी नदी। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अमानत नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? तो अमानत नदी की बात करते हैं, ये आप लोग का चतरा जिला से निकलती है। अमानत नदी की सहायक नदियाँ, अमानत नदी की भी सहायक है। इनके भी देखिए 3, जिंजोई, पीरी, माइला। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं? दामोदर नदी की सहायक, तो बराकर नदी बिल्कुल, कोनार नदी बिल्कुल, भेड़ा नदी बिल्कुल। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी को सहायक नदी नहीं है? दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, इनमें से वो कौन सी नदी है? तो जयंती नदी, जो कि दामोदर की सहायक नदी नहीं है। 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दामोदर नदी झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? दामोदर नदी की बात कही गई है, तो हजारीबाग, लातेहार, बोकारो। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
दामोदर नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दामोदर को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? देव नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान से दामोदर नदी का उद्गम होता है? तो दामोदर नदी का उद्गम क्षेत्र की बात करते हैं, इसका उद्गम टोरी लातेहार से होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? तो बंगाल का शोक के उपनाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? दामोदर नदी को। दामोदर नदी इनमें से किस दो पठारों के बीच नदी द्रोणी का निर्माण करती है? तो वो पठार है रांची पठार और हजारी पठार के बीच में। 58 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्वर्णरेखा नदी का मुहाना है। स्वर्णरेखा नदी का मुहाना की बात करते हैं, कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में, और यह झारखंड की एकमात्र नदी जो कि स्वतंत्र रूप से जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई लगभग में, तो स्वर्णरेखा जो नदी है इसकी लंबाई लगभग में बात करते हैं 470 किलोमीटर। स्वर्णरेखा की सहायक नदियां हैं, तो देखिए स्वर्णरेखा की सहायक नदी जुमार और एक नदी है रारू कांची खरकय। उपरोक्त सभी ये तीनों इसकी सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, धनबाद में प्रवेश करते समय इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी में आकर मिलती है? वो नदी है भेड़ा नदी। कौन सा नदी? भैरवी नदी। इसे ही हम लोग भैरवी नदी के नाम से भी जानते हैं। इनमें से कौन सी नदी पारसनाथ क्षेत्र में पूर्व की ओर से आकर दामोदर नदी में मिलती है? कतरी नदी। इनमें से कौन सी स्वर्णरेखा की सहायक नदी नहीं है? स्वर्णरेखा की सहायक नदी नहीं है। 61 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन है। गुमरो। कौन सा? गुमरो। स्वर्णरेखा नदी का अपवाह क्षेत्र है। स्वर्णरेखा नदी किन किन क्षेत्रों से होकर के प्रवाहित होती है? 62 नंबर का क्वेश्चन, रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम क्षेत्र। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है वो है स्वर्णरेखा नदी। इनमें से कौन सी नदी चिरकुंडा के पास दामोदर नदी में मिलती है? कहाँ पे? चिरकुंडा के पास। तो बराकर नदी। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी। झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? प्रदूषित भी दामोदर नदी है। 64 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्वर्णरेखा नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? किसके विषय में बोला गया है? स्वर्णरेखा के विषय में। इस नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है। सही बात है। यह नदी रांची में प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य। बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र है। बराकर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बराकर नदी की उद्गम की बात करते हैं पद्मा हजारीबाग से। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्षेत्र है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्षेत्र की बात करते हैं, कहाँ से होता है? नगड़ी रांची से। बराकर नदी का मुहाना है। बराकर नदी कहाँ पे जाकर के मिलती है? दामोदर नदी में जाकर के मिलती है। बराकर नदी की लंबाई लगभग में, तो बराकर नदी की जो लंबाई लगभग में बात करते हैं तो वो कितना है? 225 किलोमीटर। बराकर नदी का अपवाह झारखंड के इनमें से किस जिले में होता है? बराकर नदी किन किन जिलों से होकर के प्रवाहित होती है? हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है? किसकी? मयूराक्षी नदी की। धोवाई, टिपरा, भामरी। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए 76 नंबर का क्वेश्चन। ये थोड़ा सा समझिए कि एक क्वेश्चन के माध्यम से ही 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? पहले हम लोग 69 नंबर का देखते हैं।
बराकर नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बराकर नदी के विषय में बोला गया है। इस नदी का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है। बिल्कुल सही बात है। इस नदी को चर्चा जैन साहित्य में मिलता है। सही बात है। इस नदी की चर्चा जैन साहित्य में, एकदम सही बात है। इस नदी के तट पर मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है। बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त डी मीन्स उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मैराछी नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? क्या चीज? कौन सा कथन असत्य है उसके विषय में बोला गया है। तो असत्य देखिए, यह झारखंड की एकमात्र नौकागम है। ये तो सही बात है। इस नदी पर मसांजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है। ये भी बिल्कुल सही बात है। कब किया गया था? 1955 ईस्वी में कनाडा देश के सहयोग से। इस नदी पर निर्मित मसांजोर नामक बांध का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से किया गया था। तो ये गलत बात है। किस देश के सहयोग से किया गया था? कनाडा देश के सहयोग से। तो ऑप्शन नंबर सी है वही हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न देखिए, 70 नंबर का क्वेश्चन, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र है। दक्षिणी कोयल कहाँ से निकलती है? तो दक्षिणी कोयल की बात करते हैं, इसका उद्गम है नगड़ी रांची। दक्षिणी कोयल नदी इनमें से किस क्षेत्र से नहीं बहती है? गुमला से बहती है, रांची से भी बहती है, लोहरदगा से भी बहती है, पलामू क्षेत्र से प्रवाहित नहीं होती है। इनमें से कौन सी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है? दक्षिणी कोयल की सहायक नदी प्रश्न के तौर पर यहाँ पे पूछा गया है। तो दक्षिणी कोयल की सहायक नदी देखिए कारो नदी है। 77 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है? मोर नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? मैवराछी नदी को। इसे ही हम लोग मोतीहारी नदी के नाम से भी जानते हैं। झारखंड की प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्राह्मण नदी, जिस प्रकार वर्ड देखते होंगे कितना पवित्र और कितना शुद्ध है ब्राह्मण। तो पवित्र किस चीज़ को चढ़ाने से होता है? दूध। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम दुधवा पहाड़ी दुमका से। मैवराछी नदी का उद्गम त्रिकुट पहाड़ी देवघर से। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी। अगला प्रश्न देखिए, मैराछी नदी का उद्गम कहाँ से? 73 नंबर में देखिए वही प्रश्न पूछ दिया गया। तो मैराछी का त्रिकुट पहाड़ी देवघर से। मैराछी नदी का मुहाना, मैराछी नदी कहाँ पे जाकर के मिलती है? हुगली नदी में जाके मिलती है। इनमें से कौन सी नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ब्राह्मणी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो है गुमरो और एरो। मीन्स उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। शंख नदी का उद्गम क्षेत्र, शंख नदी चैनपुर प्रखंड गुमला से इसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न देखिए, शंख नदी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? शंख नदी के विषय में पूछा गया है। यह नदी अपने अपवा क्षेत्र में संकरी व गहरी खाई का निर्माण करती है। सही बात है। यह नदी गुमला जिले में सदनी घाट जलप्रपात का निर्माण करती है। बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अजय नदी का उद्गम क्षेत्र, किसका? अजय का। तो इसका उद्गम जमुई से होता है। कांची इनमें से किसकी सहायक नदी है? कांची नदी किसकी सहायक नदी है? 89 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। इनमें से किस स्थान पर कांची नदी स्वर्णरेखा नदी में आकर मिलती है? 90 नंबर का क्वेश्चन, मूरी में। कहाँ पे? मूरी। मूरी ये सिल्ली प्रखंड में है। यहीं पे आप लोगों का देखिएगा मूरी एल्युमिनियम कारखाना 1938 ईस्वी में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, 83 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी अजय नदी की सहायक नदी है? अजय नदी की सहायक नदियाँ की बात करते हैं जयंती, पत्थरों। सो उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अजय नदी झारखंड राज्य के किस जिले में प्रवाहित होती है?
कौन सा नदी? अजय नदी। तो देवघर हो जाएगा, दुमका हो जाएगा, जामताड़ा। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी नदी खूंटी जिला से होकर प्रवाहित होती है? कहाँ से? खूंटी जिला से। तजना और कांची। उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस नदी का अपवाह चाईबासा क्षेत्र में होता है? रोरो नदी का। गुमानी नदी का उद्गम इनमें से किस क्षेत्र से होता है? किस नदी का? गुमानी नदी का। तो गुमानी नदी का उद्गम की बात करते हैं। इसका उद्गम आप लोगों का राजमहल पहाड़ी से होता है। बांसलोई नदी का उद्गम क्षेत्र है बांसलोई, बांस पहाड़ी, गोड्डा जिला से उद्गम होता है। तजना नदी इनमें से किस क्षेत्र से निकलती है? तजना नदी की बात करते हैं रांची पठार से। 93 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत की सर्वाधिक प्रमुख गंगा नदी झारखंड राज्य के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो साहेबगंज। और ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न है। झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 20 फरवरी 2009 ईस्वी को। कब? 20 फरवरी 2009 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए, 88 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी के अपवाह क्षेत्र से खूंटी जिला में असुर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तजना नदी। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इस प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो है रांची में। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसके जो पदेन अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। कौन सा? बूढ़ा घाघ जलप्रपात। 103 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए गौतम घाघ जलप्रपात ये तो अवस्थित है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कांती जलप्रपात, ये भी आप लोग का वहाँ पे अवस्थित है। मिर्चैया ये भी है, बट ये जो हेसातु है ये आप लोग का वहाँ पे नहीं है। 104 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में स्थित है? कहाँ पे? गढ़वा जिला की बात बोला गया है। तो गढ़वा जिला में देखिए गुरसिंधु, बलचौरा, सुखलदरी जलप्रपात ये तीनों जलप्रपात गढ़वा जिला में ही अवस्थित हैं। 105 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गढ़वा जिले में स्थित बलचौरा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? बलचौरा जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है? कन्हर नदी पे। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ राज्य किस जिले में स्थित है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? लातेहार जिला में अवस्थित है। 99 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बूढ़ाघाघ जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लोधाघाघ जलप्रपात के उपनाम से। सबसे ऊंचे बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है मीटर में? मीटर में ऊंचाई पूछा गया है, सो मीटर में 143 मीटर ऊंचाई है। 106 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के पलामू जिले में अवस्थित है? कहाँ पे? पलामू जिला की बात बोला गया है। तो पलामू जिला में अवस्थित है कुंड जलप्रपात, और कुंडा मेला प्रतापपुर चतरा में। इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है? तो दूसरा ऊंचा देखिए, जो पहला ये हुंडरू जलप्रपात है, इस जलप्रपात की बात करते हैं तो इसका जो पूरे देश में ऊंचाई की दृष्टिकोण से 21वां स्थान पे, और जो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है हुंडरू जलप्रपात। इस हुंडरू जलप्रपात की पूरे देश में ऊंचाई के दृष्टिकोण से 34वां नंबर पे है। अब अगला प्रश्न देखिए, 101 नंबर का क्वेश्चन है,
बूढ़ाघाघ जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पे अवस्थित है? उत्तरी कोयल नदी पे। लातेहार जिला में अवस्थित लोध जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? लोध जलप्रपात की बात करते हैं तो ये तो बूढ़ा नदी पे अवस्थित है। 108 क्वेश्चन। हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? हुंडरू रांची जिला में अवस्थित है। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई मीटर में तो 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई फीट में बात करते हैं तो फीट में इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है? फीट में इसकी जो ऊंचाई है वो आप लोग का हो जाता है 322 फीट। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात की बात करते हैं, ये आप लोगों का सोनरेखा नदी पे अवस्थित है। दस्सम जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो दस्सम जलप्रपात भी रांची जिला में अवस्थित है। दस्सम जलप्रपात इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दस्सम को द सोंग के नाम से भी जाना जाता है। किससे? द सोंग के नाम से। 119 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची जिला में अवस्थित है? तो इनमें से जलप्रपात की बात करते देखिए, सोनुआ, सीता, पंगूरा, ये सारे जलप्रपात रांची में ही अवस्थित है। इनमें से कौन सा जलप्रपात खूंटी जिला में अवस्थित है? तो खूंटी जिला की बात करते हैं, खूंटी जिला में कौन सा अवस्थित है? पंचघाघ, ये खूंटी में ही अवस्थित है। घरघरिया की बात करते हैं, ये तो लोहरदगा में अवस्थित है। रजरप्पा, ये तो रामगढ़ में अवस्थित है। दस्सम जलप्रपात इनमें से किस नदी पे बना हुआ है? दस्सम कांची नदी पे बना हुआ है। जोन्हा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो जोन्हा रांची जिला में अवस्थित है। जोन्हा जलप्रपात इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जोन्हा जलप्रपात की बात करते हैं, किस अन्य नाम से जाना जाता है? जोन्हा को गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। 121 नंबर का क्वेश्चन देखिए, खूंटी जिला में अवस्थित पंचघाघ जलप्रपात के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। 121 नंबर का क्वेश्चन और कथन आप देख पा रहे होंगे। इस जलप्रपात की संबंध बनाई नदी से, बिल्कुल सही बात है। यह जलप्रपात ऊंचाई से गिरते समय 5 जलधाराओं में विभक्त हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, 117। जोन्हा जलप्रपात इनमें से किस नदी पे बना हुआ है? कौन सा? जोन्हा जलप्रपात। तो जोन्हा जलप्रपात की बात करते हैं, ये किस नदी पे बना हुआ है? राढ़ू नदी पे। अगला प्रश्न देखिए, 122 नंबर का, इनमें से कौन सा जलप्रपात लोहरदगा जिले में अवस्थित है? तो लोहरदगा में 2 जलप्रपात मुख्यतः तौर पे याद रखना है, घरघरिया और निंदी। सो उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में अवस्थित है? कहाँ पे? गुमला में। तो गुमला जिले की बात करते हैं, हेपाद, नागफेनी और सदनी घाट। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जोन्हा जलप्रपात के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन के विषय में पूछा गया है, तो देखिए सत्य कथन, इसी जलप्रपात के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त थी, ये तो गलत बात है, वो तो फल्गु नदी था। अगला प्रश्न, इसी जलप्रपात के पास गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, ये भी गलत बात है। इस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, ये सही कथन है। अगला प्रश्न देखिए, गुमला जिले में अवस्थित इन जलप्रपातों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? सही मिलान के विषय में हम लोग को यहाँ पे चर्चा करना है। हेपाद जलप्रपात घाघरा नदी पे, बिल्कुल सही बात है। नागफेनी जलप्रपात शंख नदी, सही बात है। सदनी घाघ जलप्रपात शंख नदी, सही बात है। उपरोक्त सभी मिलान के यहाँ पे हम लोग का सही है। अगला प्रश्न देखिए,
गुमला जिले में अवस्थित सदनी घाघ जलप्रपात का आकार है। सदनी घाघ जलप्रपात का आकार किस प्रकार की है? सर्पाकार की है। इनमें से किस जलप्रपात का संबंध सिमडेगा जिले से है? सिमडेगा जिले से इनमें से किस जलप्रपात का है संबंध? देखिए, केला घाघ, सुगाटा घाघ जलप्रपात। तो उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 133 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के धनबाद जिले में अवस्थित है? तो धनबाद जिला में बात करते हैं, कौन सा जिला अवस्थित है? भटिंडा जलप्रपात धनबाद में अवस्थित है। इनमें से किस जलप्रपात का संबंध पश्चिमी सिंहभूम जिले से है? पश्चिमी सिंहभूम। तो हिरनी जलप्रपात की बात करते हैं और इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं लुपुंग गटू, थकोरा, ये तीनों जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, देखिए, डुमेर सुमेर जलप्रपात इनमें से किस जिले में अवस्थित है? कौन सा? डुमेर सुमेर चतरा में है। डुमेर सुमेर जलप्रपात, इनमें से कौन सा जलप्रपात चतरा जिले में अवस्थित है? तो चतरा में देखिए गोवा है, तमासीन है, मालूदास जलप्रपात, ये सभी चतरा जिला में ही आप लोगों के अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, सूरजकुंड जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? बिना ऑप्शन का बताइए तो जरा। तो सूरजकुंड कहाँ पे है? ये हजारीबाग जिला में है। 135 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित हिरनी जलप्रपात संबंध इनमें से किस नदी से है? तो हिरनी जलप्रपात का संबंध गरहा नदी से है। इनमें से कौन सा जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है? पूर्वी सिंहभूम जिला में बात करते हैं, कौन सा अवस्थित है? तो धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिला में ही अवस्थित है। उसरी, ये तो गिरिडीह में है। मोतीझरा, ये साहेबगंज में है। रजरप्पा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? तो रजरप्पा रामगढ़ में है। झारखंड के रामगढ़ जिले में अवस्थित रजरप्पा जलप्रपात किन नदियों के संगम पे है? तो रजरप्पा जलप्रपात की बात करते हैं तो ये पहला दामोदर नदी है और एक है भैरवी नदी, जिसे हम लोग भेड़ा नदी के भी नाम से जानते हैं। 137 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के साहेबगंज जिले में अवस्थित है? तो जस्ट हम लोगों ने बात किया मोतीझरा जलप्रपात, ये साहेबगंज जिला में अवस्थित है। राज्य के साहेबगंज जिले में अवस्थित मोतीझरा जलप्रपात। अगला प्रश्न है, राज्य के साहेबगंज जिले में अवस्थित मोतीझरा जलप्रपात का संबंध इनमें से किस नदी से है? तो मोतीझरा जलप्रपात का संबंध बात करती है, इसका संबंध है अजय नदी से। अगला प्रश्न है, देखिए 132, सतवागन जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो सतवागन कोडरमा जिला में अवस्थित है। इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित है? तो उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिला में अवस्थित है। 140 क्वेश्चन नंबर का देखिए, राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित उसरी जलप्रपात का संबंध किस पहाड़ी से है? तो उसरी जलप्रपात है, इसका संबंध किस पहाड़ी से है? खंडोली पहाड़ी से। कौन सा? खंडोली पहाड़ी। झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जल कुंड किस जिले में अवस्थित है? सर्वाधिक जल गर्म कुंड हजारीबाग जिला में अवस्थित है। सूरजकुंड जलप्रपात का तापमान कितना है डिग्री सेल्सियस में? तो 88 डिग्री सेल्सियस। 148 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दुमका जिले का तपात पानी नामक गर्म जलकुंड राज्य के किस नदी के तट पर अवस्थित है? तपात पानी। तो तपात पानी किस नदी के तट पर अवस्थित है? मयूराक्षी नदी। दुमका जिले में स्थित ततलोई गर्म जलकुंड का संबंध इनमें से किस नदी से है? दुमका जिले की बात कही गई है। ततलोई गर्म जलकुंड, भुरभुरी नदी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है? तो धनबाद जिला में यदि हम लोग बात करते हैं, कौन सा जल गर्म कुंड है? तेतुलिया और सुसुम पानी। सो उपरोक्त सभी
उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सूरजकुंड जलप्रपात का तापमान फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस में 88 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, देखिए, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड हजारीबाग जिले में नहीं है? नहीं है सो पूछा गया है। तो देखिए, जो नूनबिल है ये हमारा हजारीबाग जिला में अवस्थित नहीं है। हरहद है, कावा भी है, टाइगर ये भी है। हजारीबाग जिले में अवस्थित टाइगर प्रपात नामक गर्म जलकुंड इनमें से किस नदी पे स्थित है? 145 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो बराकर नदी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के धनबाद जिले में स्थित तेतुलिया जल गर्मकुंड किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर नदी। इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के लातेहार जिला में स्थित है? कहाँ पे? लातेहार जिला में। तो लातेहार जिला की बात करते हैं, यहाँ पे अवस्थित है ताता पानी। एक 146 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड दुमका जिले में अवस्थित नहीं है? दुमका जिला में अवस्थित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ताता पानी नहीं है, ये लातेहार में है। दुमका जिले का रानी बहल नामक जल गर्मकुंड राज्य की किस नदी के तट पर अवस्थित है? 147 नंबर का क्वेश्चन, मयूराक्षी नदी के तट पर। इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के चतरा जिला में स्थित? तो दुवारी ये चतरा में ही अवस्थित है। इनमें से किस गर्म जलकुंड का संबंध राज्य के पाकुड़ जिले से है? कहाँ से? पाकुड़ जिला से। तो सीपुर, सोता, लाडला उदव, बारामसिया, उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले में अवस्थित लाडला उदव गर्म जलकुंड का संबंध इनमें से किस नदी से है? बोरू नदी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के इन प्रमुख झीलों तालाबों के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही है? तो सही मिलान की बात कहा गया यहाँ पे देखिए, कांके बांध रांची, डिमना झील जमशेदपुर, तोपचाची झील धनबाद। क्या ये सारे कथन यहाँ पे सत्य हैं? तो बिल्कुल सही बात है, सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं। इनमें से कौन सी झील तालाब जमशेदपुर में है? जमशेदपुर की बात करते हैं तो देखिए, जयंती और हुड़को दोनों जमशेदपुर में ही हैं। झारखंड राज्य के इन झीलों तालाबों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की यहाँ पे हम लोग को बोला गया है, तो चलिए देखते हैं। रांची स्थित कांके झील के बीच में स्वामी विवेकानंद प्रतिमा स्थापित है, गलत बात है। दूसरा है, देखिए, डिमना झील दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य के पास है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे हमारा सही बात है। 59 का प्रश्न देखिए, और ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। झारखंड स्थित इनमें से किस झील का निर्माण 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कराया गया था? 159 नंबर का क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग झील।